गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक में कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत 4 सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत का अध्ययन अपन गत व्याख्यानों में कर चुके हैं। आज तीसरा सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। मार्क्स का मानना है द्वंद्ववाद विश्व की सभी समस्याओं के संबंध में हमारा पथ प्रदर्शन करता है। द्वंद्ववाद भौतिकवाद दर्शन की आधारशिला है जिसका आश्रय समस्त साम्यवादी लेते हैं। मार्क्स मानते हैं कि द्वंद्ववाद की सहायता से दल प्रत्येक स्थिति के बारे में सही दृष्टिकोण बना सकता है, सामयिक घटनाओं के आंतरिक संबंधों को समझ सकता है, उनकी दिशा को जान सकता है। वह न केवल यह जान सकता है कि वर्तमान में वो किस प्रकार की हैं और किस दिशा में चल रही हैं, अपितु वह यह भी देख सकता है कि भविष्य में उनकी दिशा क्या होगी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, द्वंद्व और भौतिक। इसका अभिप्राय वाद विवाद या विकास से है। भौतिक शब्द का प्रयोग मार्क्स ने किया है, लेकिन इस शब्द की व्याख्या कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं की गई है। मार्क्स का द्वंद्ववाद हीगल से प्रभावित है। हीगल का जो द्वंद्ववाद है उसमें 3 स्थितियां हमें दिखाई देती हैं। पहली है विश्व निरंतर प्रवाह की स्थिति में है, यानी हीगल मानते हैं विश्व गतिशील है और यह गति सीधी नहीं होकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर होती है, और वह हीगल इसे 3 अंगों में विभाजित करते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। और वो यह मानते हैं कि वाद और प्रतिवाद के माध्यम से एक उच्चतर स्थिति का जन्म होता है। दूसरी बात है गति विरोधों के संघर्ष पर निर्भर है, जितना विरोध होगा उतना ही संघर्ष भी होगा। तीसरी बात वो कहते हैं कि मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन होता है, यानी वाद प्रतिवाद और संवाद के बाद जो नई स्थिति जन्म लेती है उसमें मात्रा भी बदलती है और गुण भी बदलता है। हीगल के द्वंद्ववाद के कुछ नियम हैं, और वो नियम क्या है कि पहला नियम है विश्व निरंतर गति या प्रवाह की स्थिति में होता है, यानी कि विश्व में हमेशा निरंतर गतिशीलता की स्थिति रहती है। दूसरी बात वो कहते हैं कि इस युग की सभी संस्थाएं, धर्म, दर्शन, कला, राजनीतिक इतिहास एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते, उनमें एकता होती है। तीसरी बात वो कहते हैं कि विकास और गतिशीलता का मुख्य कारण विरोधी तत्वों की अंतर्निहित संघर्ष है, यानी जितना संघर्ष होता है उतनी ही गतिशीलता होती है। और चौथा नियम है कि परिवर्तन मात्रात्मक से गुणात्मक भी होता है। तो हीगल के द्वारा जो द्वंद्ववाद की अवधारणा दी गई है उस द्वंद्ववाद की अवधारणा से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स के द्वारा अपना द्वंद्ववाद प्रस्तुत किया गया है। मार्क्स हीगल से प्रभावित हैं और उनसे प्रभावित होकर मार्क्स ने अपना दर्शन प्रस्तुत किया है। हालांकि कार्ल मार्क्स इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और वो यह कहते हैं कि हीगल की रचनाओं में द्वंद्व अपने सर के बल खड़ा है और मैंने उसे सीधा कर दिया है। कार्ल मार्क्स हीगल के द्वंद्ववाद को काल्पनिक मानते हैं। मार्क्स उसको वैज्ञानिकता नहीं देते हैं और उन्होंने यह माना है कि उनके द्वारा जिस द्वंद्ववाद की बात की गई है वह ही श्रेष्ठ है। द्वंद्ववाद के अंतर्गत वो मार्क्स ने भी यही माना है कि 3 स्थितियां आती हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद, और इन तीन स्थितियों के माध्यम से मार्क्स इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात को मानते हैं कि मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है। जैसे कि पूंजीवाद, फिर आएगा साम्यवाद और फिर वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना। तो इस स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आता है। इस संबंध में कार्ल मार्क्स इस बात को स्वीकार करते हैं कि द्वंद्ववाद में जो पदार्थ है वह सर्वव्यापी होता है और यह द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। गेहूं के एक दाने का उदाहरण कार्ल मार्क्स ने दिया है
कि गेहूं का एक दाना बोया जाता है ज़मीन में, वो है वाद। उसका उस ज़मीन में कीटाणुओं से, ज़मीन का जो भी पर्यावरण है उससे संघर्ष होता है, प्रतिवाद, और नई स्थिति आती है संवाद की कि वह बीज पौधा बनकर उगता है और उसमें एक से ज़्यादा बीज उत्पन्न हो जाते हैं, यानी उसकी जो मात्रा है वह बढ़ जाती है, तो उसमें मात्रात्मक परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है द्वंद्ववादी भौतिकवाद की विशेषताएं। ये विशेषताएं स्टालिन के द्वारा फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म में की गई है। पहली विशेषता है, द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व स्वतंत्र और असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं वरन समग्र इकाई है, यानी ये पूरा विश्व एक दूसरे से संबंधित है, जिसकी प्रत्येक वस्तु दूसरे से संबंधित दिखाई देती है। दूसरा है, द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील, निरंतर परिवर्तनशील है। नई स्थितियां आती हैं और पुरानी परिवर्तित होती जाती हैं। निवाद, प्रतिवाद और संवाद की जो स्थिति है वह निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट है, द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं होती, उनमें गुणात्मक परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है, वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होकर शीघ्रता के साथ तथा अचानक होते हैं। कई बार ये परिवर्तन बहुत जल्दी से हो जाते हैं। वस्तुओं में अंतर विरोध पाया जाता है और विरोध के कारण संघर्ष होता है और परिवर्तन होते हैं, जैसे पूंजीवाद, साम्यवाद, दोनों में अंतर विरोध है, विरोध के कारण संघर्ष है और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो एक तीसरी स्थिति जन्म लेगी वो गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ होगी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है। तो इस तरह से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से कार्ल मार्क्स यह कहना चाहते हैं कि वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से हमेशा संघर्ष की स्थिति रहती है और उस संघर्ष के बाद एक नई स्थिति का जन्म होता है और ये द्वंद्व सतत, यह द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। पहली आलोचना है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यधिक अस्पष्ट है। आलोचक मानते हैं कि स्वयं मार्क्स ने भी इसका पूर्ण विवेचन नहीं किया है। यह धारणा अत्यधिक गूढ़ और अस्पष्ट है। दूसरी आलोचना है असंगतिपूर्ण धारणा। मार्क्स की यह अवधारणा असंगतिपूर्ण है, यानी वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से मार्क्स ने भविष्य का निर्धारण कर दिया है। असंगति यह है कि यदि मानव स्वयं इतिहास का निर्माता है तो भविष्यकालीन विकास को वह कैसे निर्धारित कर सकता है। आज तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जो यह बता सके कि आने वाले समय में क्या होगा। तीसरी आलोचना है, द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण है। इतिहास एक निरंतर बहने वाली धारणा है, इसकी कोई अंतिम अवस्था नहीं है। यह भी निर्धारित नहीं किया जा सकता कि इसके बाद कौन सी अवस्था आएगी। नेक्स्ट है, मानवीय इतिहास उत्थान का ही लेखा नहीं है। इतिहास में हमने पतन भी देखा है, चाहे मुगल शासकों का पतन हो, मराठों का पतन हो, यानी इतिहास के लिए हम कह सकते हैं कि वह उत्थान और पतन दोनों का लेखा जोखा है। इसे हम केवल उत्थान के लेखे के रूप में नहीं देख सकते। नेक्स्ट है, मार्क्स द्वारा आत्मा की उपेक्षा जो की गई है वह अनुचित है। नेक्स्ट है, विकास और गति चेतन पदार्थ में ही संभव है, जड़ में नहीं। मार्क्स भौतिक शब्द का प्रयोग करते हैं और भौतिक जड़ होता है, अचेतन होता है। हम यह मानते हैं कि जो भी विकास होता है, जो भी प्रगति होती है वो चेतन में होती है, अचेतन में नहीं। तो इस तरह से निष्कर्षात्मक रूप में हम यह कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत दिया गया है उस सिद्धांत को हम आज की परिस्थिति में एक श्रेष्ठ सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। धन्यवाद।